सो हेलो स्टूडेंट्स, जीएस विजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सेमवाल आज हिंदी व्याकरण को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। हिंदी व्याकरण में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसे समास के नाम से जाना जाता है। तो ज्यादा समय को वेस्ट न करते हुए सीधे टॉपिक पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के भागों में डिवाइड होता है और किस तरीके से एग्जाम पेपर में इसके आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आधार हमारा होगा कि समास आखिरकार कहा किसे जाता है। तो ध्यान से देखना, जिस शब्द को मैं समास की संज्ञा दे रहा हूं, अब इस समास तक पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वर्ण को, क्योंकि वर्ण का कंसेप्ट हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा हमको समझना होगा कि संधि क्या होती है, तब जाकर के आधार बनेगा कि समास किसे कहा जाता है। क्लियर? तो हमने वर्णों के बारे में देखा था कि भाषा की ऐसी इकाई है जो है तो सबसे छोटी, लेकिन उसका और ज्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे हम क्या कह रहे थे? वर्ण कह रहे थे। जबकि इसके आगे की प्रोसेस हमने देखी कि जब एक से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, या मैं कहूं कि जब दो विभिन्न अलग अलग प्रकार के वर्ण आपस में मिलेंगे और उन वर्णों के मिलने के बाद एक विकार उत्पन्न होता है, तो हम कहते हैं वहां पर संधि की प्रोसेस संपन्न हो रही है। क्लियर है? वर्ण हमने देखा, संधि हमने देखी। जबकि वर्णों के मिलने के पश्चात हमारे पास एक नया आधार बनता है, जिस आधार को शब्द की संज्ञा दी जाती है। यानी जब वर्ण आपस में मिलेंगे दो या दो से अधिक, तो निर्माण होता है शब्दों का। अब इसी आधार पर थोड़ा सा समझते हैं समास की डेफिनेशन। शब्द कैसे बना? जब मैंने दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में संयोजित किया था। तो देखना, इसी समास को समझने के लिए हमने इस तरीके की प्रोसेस को यहां पर इंप्लीमेंट किया है। अब समास किसे कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक शब्द, ध्यान से सुनना, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर स्वतंत्र रूप से संक्षिप्त होते हैं, तो वहां पर निर्माण होता है एक नए स्वतंत्र शब्द का। इसे मैं एक सरल डेफिनेशन या सरल भाषा में डिफाइन करूं तो समास हम किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद हम उसको एक संक्षिप्त रूप में समायोजित कर दें, तो वही प्रोसेस आपकी कहलाती है समास की। क्लियर? अब इस समास नाम के पोर्शन को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं और साथ ही साथ ये समझेंगे कि सामासिक पद किसे कहा जाता है। समासिक पद के अतिरिक्त इसको हम समस्त पद के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। इसके अतिरिक्त हम समझेंगे कि समास विग्रह किसे कहा जाता होगा। तो सबसे पहला काम हमने देखा कि समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिले और मिलकर के वो एक नया संक्षिप्त सार्थक शब्द बनाए, वही संक्षिप्त और सार्थक शब्द को ही हम समास की प्रोसेस से उत्पन्न करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। दोस्तों, मैंने समासिक शब्द, समासिक पद और समस्त पद, ये हेडिंग आपके बीच रखी और साथ ही साथ मैंने लिखा हुआ है समास विग्रह। तो थोड़ा सा इन दोनों पोर्शन पर क्या करते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। अब देखना कि ये समास नाम का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एक एग्जांपल के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं। मैंने लिखा गंगा का जल। ध्यान से देखना, डेफिनेशन को भी इसके साथ कोरिलेट किया जाएगा। गंगा का जल, अब हो क्या रहा है कि एक शब्द आपके सामने गंगा है और दूसरा शब्द आपके बीच जल के रूप में है। ठीक है? और बीच में इसमें आ रखी है कारक विभक्ति। अब देखना कि ये जो बिखरा हुआ रूप है शब्दों का, ठीक, इस बिखरे हुए रूप को मैं छोटे से छोटे रूप में कैसे सामने रख सकता हूं, या मैं इसको संक्षिप्त कैसे करूं। तो गंगा का जो जल नाम का हमने यहां पर बिखरा हुआ रूप शब्दों का रखा, मैं इसको लिख सकता हूं गंगा जल। ध्यान से समझना कि प्रोसेस हो क्या रही है। गंगा का जल, बिखरा हुआ रूप था शब्दों का, लेकिन मैंने इसी गंगा का जल को शॉर्ट में कर दिया है, संक्षिप्त में लिख दिया है गंगा जल। तो जब तक ये स्वरूप
बिखरे हुए रूप में था। ठीक है, तो यही बिखरा हुआ रूप कहलाता है समास विग्रह। लेकिन जब मैंने इस बिखरे हुए रूप को एक संक्षिप्त रूप बनाया, तो ये संक्षिप्त रूप बना कैसे? तो जब हमने समास की प्रोसेस इंप्लीमेंट की, तो उसी के फलस्वरूप ये गंगाजल शब्द का निर्माण हुआ। इसी गंगाजल शब्द को, जिसको कि मैंने समास की प्रोसेस के माध्यम से निर्मित किया है, इसको समासिक पद भी कहा जाता है और इसी को समस्त पद भी कहा जाता है। तो वो कह रहा है एक समास की प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के माध्यम से आप एक संक्षिप्त वर्ण शब्द का निर्माण कर सकते हो और उसी संक्षिप्त किए हुए शब्द को फिर तोड़ भी सकते हो। तो बिखरा हुआ रूप या टूटा हुआ रूप आपका समास विग्रह कहलाएगा, जबकि समासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं? जो शब्द संक्षिप्त होकर के या समास की प्रोसेस के माध्यम से बना हो, वही आपका समस्त या समासिक पद कहलाता है। चलो, तो ये समास का आधार था कि समास कहते किसको है और किस तरीके की आधारभूत संरचना समासिक पद और समस्त पद के अतिरिक्त समास विग्रह दिखाता है। अब इस पोर्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो समास है, इस समास की विशेषता है कि ये आगे चल करके अनेकों प्रकार के भागों में विभाजित होता है। क्लियर? जहां समास के विभाजन होने की जो संख्या है वो कुल मिलाकर के 6 भागों में डिवाइड होती है। तो ध्यान देना कि जो समास है, समास के कुल मिलाकर के भेद होते हैं 6। अब हर एक भेद को हमने देखना है आगे चल करके, और कहां से एग्जाम पेपर में सवाल बनेगा उस पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहला स्टेप, ये 6 प्रकार के भेद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला भेद, इसमें मैं आपके बीच में जो रख रहा हूं, वो कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। क्लियर? कर्मधारय समास समास के पहले भेद के रूप में है। इसी तरीके से हमारे बीच आता है द्विगु समास, तीसरा आता है द्वंद्व समास, इसी तरीके से अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के अतिरिक्त एक समास आता है जिसको कि तत्पुरुष समास की संज्ञा दी जाती है, और आखिरी या छठे नंबर का जो समास है जिसको हम बहुव्रीहि के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। तो समास के मैंने कहा कुल मिलाकर के 6 भेद देखने को मिलते हैं, जिन 6 भेदों में एक कर्मधारय था, एक द्विगु समास था, एक द्वंद्व समास था, इसी तरीके से अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि, ये 6 प्रकार की कैटेगरियां आपकी समास के भेद के रूप में देखी जाती हैं। अब हमारा काम क्या है? तो अब काम यह है कि एक एक प्रकार के समास को उठाना है और किस समास में क्या आधार होता है, कैसे फाइंड आउट करना होता है एग्जाम में जो सॉल्यूशन होगा, और किस तरीके से हर एक समास में विग्रह करने की प्रोसेस होती है, वो सारी चीजों को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रकार का क्लासिफिकेशन, जिस क्लासिफिकेशन को कर्मधारय समास कहा जा रहा है। तो समास काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहां से एग्जाम पेपर में सवाल बनते ही बनते हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। तो देखना, पहला पोर्शन में आपके बीच में उठा रहा हूं, जिस पोर्शन को कर्मधारय समास कहा जाता है। अब देखना, जब भी कोई शब्द होता है जिसमें हमने संक्षिप्त करके उस शब्द का निर्माण किया होता है, तो उस शब्द में हमेशा 2 पद देखने को मिलते हैं। हम लोग संधि में भी देख चुके हैं कि एक पद पूर्व पद होता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे मैं आपके बीच में एक शब्द अभी दिखाया था जिसको कि गंगा जल कहा जा रहा था। तो गंगा जल में जो गंगा है और जो जल है, ये 2 अलग अलग प्रकार के पदों की विशेषता को दिखा रहा है, जहां गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद की भूमिका में रहता है। क्लियर है? तो किसी भी प्रकार के समास में पूर्व और उत्तर पद का भी उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन हम इस कर्मधारय समास को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एग्जाम पेपर में फाइंड आउट करें कि जो आपके पास शब्द दिया होगा वो कर्मधारय है या नहीं है। ठीक? अब सबसे पहला काम कि कर्मधारय समास में चीजें क्या होती हैं, तो देखना, मैं 4 शब्द आपके बीच में लिख रहा हूं, जिसमें से एक शब्द है विशेषण, इसी तरीके से विशेष्य, क्लियर, इसी प्रकार से उपमेय
और एक चौथा शब्द है जिसको कि उपमान कहते हैं। हम कर्मधारय समास को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां क्लियरली चीजें समझने से पहले हम इन चार आधारभूत शब्दों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला शब्द है विशेषण। क्लियर? अब विशेषण हिंदी व्याकरण में किसे कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। मैंने कहा कि विशेषण किसे कहते हैं, कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियरली समझेंगे। दूसरा है विशेष शब्द। विशेष नाम के शब्द की विशेषता क्या है, कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं। जहां मैंने विशेषण में क्या कहा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो मैंने कहा कि जो संज्ञा और सर्वनाम आपके वाक्य में उपस्थित होते हैं उन्हीं की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो विशेष क्या होता है, जिन शब्दों की, और वो शब्द कौन कौन से होते हैं, वो संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है। क्लियर है? तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे ही शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। क्लियर है? विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं वे विशेष्य। चलो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियरली समझते हैं। मैं लिखता हूं सांप जहरीला है। मैंने कहा कि सांप जहरीला है। एग्जाम्पल है जिसमें हम विशेषण और विशेष्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल है कि सांप जहरीला है। अब देखना, एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि मैं सांप कह रहा हूं और उसकी विशेषता क्या है कि वो जहरीला है। तो ध्यान देना, सांप की विशेषता है कि वो जहरीला है। अब इस सेंटेंस में हमको विशेषण को फाइंड आउट करना है और विशेष्य को फाइंड आउट करना है। विशेषण मैंने कहा संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं। अब वाक्य में आप देखो तो संज्ञा के स्थान पर इस समय सांप आ चुका है और सांप की विशेषता है कि वो जहरीला है। तो इस सिचुएशन में जो जहरीला शब्द है वो सांप की विशेषता बता रहा है, यानी जहरीला आ चुका है विशेषण की भूमिका में। पहला स्टेप, जबकि जहरीला है कौन, तो वो सांप है। यानी किसकी विशेषता हमने बताई, तो विशेषता सांप की बताई थी। और हमने कहा विशेष क्या होते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। तो यानी सांप किस स्थिति में आ चुका है, तो सांप इस समय विशेष्य बन चुका है। क्यों बना, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे विशेषण है। क्लियर? तो सांप विशेष्य बना और जहरीला बना यहां पर विशेषण। आगे इन चीजों को और क्लियरली सॉल्व करेंगे जब एग्जाम्पल आपके बीच में रखे जाएंगे। चलो, तो दो चीजें हमने क्लियर कर ली हैं, एक विशेषण और दूसरा विशेष्य। तीसरी चीज यहां पर देखते हैं उपमेय, और चौथी है उपमान। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो डिफरेंस क्या है। अब इस कंडीशन में माना आपके पास कोई वाक्य दिया होगा या कोई सामासिक शब्द दिया होगा, उस शब्द में एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ क्या की जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है, अब देखना, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है। मैंने कहा कि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से जब की जाती है तो वहां पर आधार बनता है उपमेय और उपमान का। तो एक वो वस्तु है जिसकी हम तुलना करेंगे और दूसरी वो वस्तु है जिसके साथ तुलना होगी। ठीक, तो उपमेय कौन सा आधार बनाता है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है। ध्यान से सुनना, जिस वस्तु की मैंने कहा तुलना की जाती है वो उपमेय है, और जिस
जिस वस्तु से तुलना होती है, जिस वस्तु से तुलना की जाती है। एक में तो जिस वस्तु की तुलना कर रहे थे, लेकिन दूसरे में मैंने कहा जिस वस्तु से तुलना होगी वो उपमान, जबकि जिस वस्तु की हम तुलना करेंगे वो आ जाएगा उपमेय के स्थान पर। देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। मैं लिखता हूं चंद्रमुख। चंद्रमुख एक सिंपल सा मैंने आपके सामने शब्द रखा हुआ है चंद्रमुख करके। अब इस चंद्रमुख नाम के शब्द में दो ऑब्जेक्ट हमारे बीच में है, जिनमें से एक है चंद्र यानी चांद और दूसरा है मुख। अब यहां इसको यदि विग्रह करके देखा जाए तो हम इसका समास विग्रह करेंगे तो चंद्र के समान मुख होगा। क्लियर है? तो चंद्र के समान मुख यानी एक ऑब्जेक्ट तो आपके बीच चंद्र आ चुका है, दूसरा मुख आ चुका है। जहां हम कर क्या रहे हैं, मुख की तुलना कर रहे हैं चंद्र के साथ, चांद के साथ। और मैंने कहा कि उपमेय क्या होगा, जिस वस्तु की तुलना की जाती है। ठीक, जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमेय, और जिस वस्तु से तुलना होती है वो उपमान। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर मुख की तुलना की जा रही है तो मुख बन चुका है उपमेय, और तुलना किसके साथ की जा रही है, तो की जा रही है ये चंद्र के साथ, यानी उपमान की स्थिति में आ चुका है चंद्र या चांद। तो चार चीजें थी, विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान। तो इन चार चीजों के आधार पर हम कर्मधारय समास को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, देखते हैं। तो चार चीजें हमने यहां पर क्लियरली समझ ली है। अब कर्मधारय समास को थोड़ा सा और क्लियरली डिफाइन करते हैं। तो कर्मधारय समास में हमने जिन चार चीजों का अभी आधार समझा, जिसमें एक विशेषण था, एक विशेष्य था, इसी तरीके से उपमेय था और एक उपमान था। क्लियर है? तो अब कर्मधारय समास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ऐसे सामासिक शब्द या वह समास जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेष्य, ठीक है, इन दोनों में से एक नहीं, ये दोनों नहीं होंगे तो हो सकता है उपमेय व उपमान का संबंध दर्शाया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कर्मधारय समास होंगे क्या, जिनके पूर्व और उत्तर पद में हो सकता है विशेषण विशेष्य आए, और हो सकता है उपमेय या उपमान का संबंध दर्शाया जाए। ऐसे ही समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्लियर है? तो चार चीजें हमने इसीलिए शुरू में यहां पर डिस्कस करी थी कि ताकि कर्मधारय समास इजीली समझ में आ जाए। तो देखते हैं अब इस कर्मधारय समास पर आधारित कुछ एग्जांपल्स। आप देखना, इस कर्मधारय समास में मैं लिखता हूं अंधकूप। मैंने लिखा एक शब्द अंधकूप। अब इस अंधकूप नाम के शब्द की क्या विशेषता है? तो सबसे पहला जो आधार है वो ये है कि ये शब्द समास के प्रोसेस से निर्मित है, संक्षिप्त रूप दिखा रहा है। यानी हम इसके साथ अब कैसी गतिविधि कर सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है या नहीं है। माना ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम पेपर में पुटअप हो जाए तो वहां पर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहला काम होगा आपने इसका समास विग्रह कर देना है। ध्यान से, समास विग्रह कर देना है इस अंधकूप नाम के शब्द का। तो कैसे होगा? इसको यदि मैं खोलूंगा तो ये खुलेगा अंधा है जो कूप, अंधा है जो कूप। अब आपको पता है कूप यानी कुएं की बात की जा रही है, और अंधा यानी जो उसकी गहराई को लेकर के है, अंधेरे को लेकर के है। ठीक है, तो अंधा है जो कूप में अब हमको दो ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं, एक अंधेरे को लेकर के है और एक कूप यानी कुएं को लेकर के है। बस काम क्या है, ये फाइंड आउट करना है कि इसमें विशेषण विशेष्य है कि उपमान उपमेय का संबंध है। तो उपमान उपमेय वहां पर आ रहा था जब हम किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु के साथ कर रहे थे, लेकिन क्या यहां पर तुलना हो रही है या विशेषता बताई जा रही है, वही चीज देखनी है। तो कूप यानी कुआं, कुएं के लिए कहा जा रहा है कि वो कैसा है, अंधा है, अंधेरा है वहां पर बहुत। ठीक है,
तो कूप की विशेषता है कि वो अंधा है, तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं मैंने कहा वे विशेषण कहलाते हैं, जबकि जिनकी विशेषता बताई जाए वे शब्द क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। फिर से देख लेना, अंधा है जो कूप आपके पास शब्द था अंधकूप करके, क्लियर। और अंधा विशेषता है कूप की, और कूप की विशेषता है कि वो अंधा है, तो कूप बना विशेष्य और अंधा बना आपके सामने विशेषण। ठीक, अब देखना इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं सेकंड वाला, जिसको महासागर के नाम से इंडिकेट किया जा रहा है। अब इस महासागर नाम के शब्द को समझते हैं। इसी तरीके से मैं एग्जांपल आपके सामने रखूंगा महर्षि, ठीक, मैं लिखूंगा नराधम, क्लियर है, मैंने लिखा मीनाक्षी, क्लियर। हम इन एग्जांपल को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और बाकी आगे की जो गतिविधि है वो आप घर में प्रैक्टिस के रूप में करोगे, ठीक है। मैं लिखता हूं कमल नयन, मैंने लिखा कमल नयन। इसी तरीके से मैं लिखता हूं मृग नयन, मैंने लिखा मृग नयन। तो एक एक करके हम इनको खोलने का प्रयास करेंगे, यानी इनका समास विग्रह करेंगे। तो महासागर में हम किस तरीके से इसको खोल सकते हैं, महान यानी उसके आकार को लेकर के बात की जा रही है। तो महा है जो सागर, महा है जो सागर, आप इसको महान के रूप में भी किताबों में फाइंड आउट कर सकते हो। तो महा है जो सागर, यहां पर हो क्या रहा है कि इसके आकार की बात की जा रही है, क्लियर है। किसका आकार, सागर का आकार, और कैसा है, महान है, महा है इसका आकार। तो किसकी विशेषता है कि वो महा है, तो सागर की विशेषता है कि वो महा है, वो बड़ा है, तो विशेष बन चुका है सागर, और विशेषण बन चुका है ये महा या महान शब्द, क्लियर है। यही चीज आपको फाइंड आउट करनी होगी कि उपमेय है, उपमान है, कि विशेषण है, कि विशेष्य है। तो महासागर नाम का जो शब्द है इसमें भी कौन सा समास है, कर्मधारय है। अंधकूप में भी कर्मधारय समास है। अब महर्षि नाम का शब्द है, इस महर्षि नाम के शब्द का हम समास विग्रह करेंगे, और किस तरीके से किया जाएगा, इसमें एक तरफ आ जाएगा महान और दूसरी तरफ आ जाएगा ऋषि, यानी महान है जो ऋषि, क्लियर है, महान है जो ऋषि। अब महान है जो ऋषि में ऋषि की विशेषता है कि वो महान है, तो विशेष बन चुका है आपका ऋषि नाम का शब्द, और विशेषण बन चुका है महान नाम का शब्द। यही चीजें मैं बार बार कह रहा हूं, आपने फाइंड आउट करनी है। देखना नराधम, अब नराधम का क्या है, नर है जो अधम, नर है जो अधम। अब नर है जो अधम में क्या है कि नर कैसा है, वो अधम है, तो नर की विशेषता है कि वो अधम है, तो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि जिनकी विशेषता बताई जाए मैंने कहा उन्हें विशेष्य की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी तरीके से मैंने आपके बीच शब्द रखा है मीनाक्षी। अब मीनाक्षी को मैं समास विग्रह करूंगा, तो मीन के समान आंख, मीन यानी मछली के जो समान आंख वाले होते हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है मीनाक्षी। तो हो क्या रहा है कि आंख नाम का जो शब्द है इसकी तुलना की जा रही है मछली के साथ। अब यहां पर विशेषता नहीं है, अब तुलना की जा रही है कि आंख कैसी है, मछली के समान है। तो मैंने कहा था कि जिस वस्तु की तुलना की जाए वो उपमेय, और जिसके साथ तुलना की जाए वो उपमान। तो आंख बन चुका है उपमेय, क्लियर, और इस समय मछली बन चुका है उपमान। ठीक, तुलना हो रही है, ना कि विशेषता है। नेक्स्ट है कमल नयन। अब कमल नयन को कैसे विग्रह किया जाएगा, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। अब नयन यानी आंख, वो किसके समान है, तो नयन किसके समान है, कमल के समान है, तो नयन बन चुका है आपका उपमेय, और कमल बन चुका है उपमान। इसी तरीके से एक आखिरी एग्जांपल है मृग नयन, और मृग नयन को कैसा खोला जाएगा कि नयन है जो मृग के समान या मृग के समान नयन।
मृग के समान नयन। सेम है आपके सामने गतिविधि, जैसी गतिविधि इससे पहले के बीच में हमने देखी। तो मृग के साथ तुलना की जा रही है नयन की, तो नयन बन जाएगा उपमेय और ये मृग नाम का शब्द बन जाएगा उपमान। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास पर आधारित कुछ आधारभूत यहां पर चीजें थी, उनकी विशेषताएं थी और किस तरीके से आप एग्जाम हॉल में फाइंड आउट कर सकते हो कि शब्द में कर्मधारय समास है या नहीं है। बस 4 चीजें वहां पर देखनी है। विशेषण विशेष्य है, उपमान उपमेय है, उनमें से कोई एक कंडीशन बने तो ही आपके शब्द में समास कर्मधारय समास होगा। बाकी आगे के जो क्लासिफिकेशन है वो आगे आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।